भारत के प्राचीन भारत के इतिहास के विकास में उपनिवेशवादियों के विचार और योगदान। प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ होता है, क्योंकि ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ शासन कायम किया तब उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। जब 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, तब ब्रिटिश शासकों को हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। इन कार्यों की पूर्ति के लिए, इन दायित्वों की पूर्ति के लिए उन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू राज के नाम से कराया। हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य में पंडित लोग और मुसलमानों के दीवानी न्याय कार्य में मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास आरंभ हुआ, जो व्यापक रूप से 18वीं सदी तक चलता रहा और इसी के परिणाम स्वरूप सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा जर्मनी के एफ मैक्स मूलर ने दिया। जब 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों को झकझोर कर रख दिया था, तब उन्हें महसूस हो गया कि जिन विदेशी लोगों पर उन्हें शासन करना है, उनके रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसी तरह क्रिश्चियन मिशनों के धर्म प्रचारकों ने भी हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा, ताकि वे धर्म परिवर्तन करा सकें और इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाया जा सके। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। उपर्युक्त अनुवादों की प्रस्तावनाओं में और उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास और समाज के स्वरूप के बारे में कई सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए। उनका मत है कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का विशेषतः काल और तिथि क्रम का बोध नहीं था। यह सब ब्रिटिश शासकों, उपनिवेशवादी शासकों के मत थे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं और वे आध्यात्मिक या पारलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे और इहलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे। जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी कुचक्र माना गया। ये पाश्चात्य विद्वानों का ही दृढ़तापूर्वक मत था कि भारतवासियों को न तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था, न किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव। सारांश यह है कि ब्रिटिश इतिहासज्ञों ने
भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की है उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। इनमें से कई निष्कर्ष कुछ कुछ मान्य भी प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए चीनियों की तुलना में भारतवासियों ने तिथि क्रम का कोई प्रबल बोध नहीं दिखाया है। हालांकि आरंभिक अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का काल निर्देश गौतम बुद्ध की मृत्यु से किया हुआ मिलता है, लेकिन यहाँ यह बता देना आवश्यक होगा कि उन्होंने भारत की जो भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की है उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना, जो कि सर्वथा गलत है। वे विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना चाहते थे और इसमें वे आंशिक रूप से सफल भी रहे। भारत में एक छत्र या एकाधिकारी शासन की परंपरा थी, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी उस शासन पद्धति को न्यायोचित ठहराया है जिसमें सभी शक्तियां वायसराय के हाथों में रहती थीं। इसी तरह यदि भारत के लोग केवल परलोक की समस्याओं में डूबे रहते तो उनके इहलौकिक जीवन की देखभाल ब्रिटिश उपनिवेशाधिकारी लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ऐसा उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया था। वे भारतवासी जिन्हें अतीत में स्वशासन का कभी अनुभव ही नहीं रहा, भला वर्तमान काल में अपना शासन आप कैसे कर पाएंगे। ऐसे सभी निष्कर्षों की भीतरी नीयत यही दिखाना था कि भारतवासी अपना शासन आप करने में समर्थ नहीं। वे मूलतः उनका उद्देश्य था भारत के इतिहास की गलत व्याख्या कर अपने औपनिवेशिक शासन को न्यायोचित ठहराना एकमात्र उद्देश्य था। वे भारतीय इतिहास की न तो सही व्याख्या करना चाहते थे और न ही सही अनुसंधान करना चाहते थे और न सही खोजबीन करना चाहते थे। वे केवल भारत में औपनिवेशिक शासन को न्यायोचित ठहराना चाहते थे जो एक केंद्रीय सत्ता वायसराय के हाथों में केंद्रित थी। धन्यवाद।